वेलकम स्टूडेंट्स बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर पेपर कोड A050601T। इस पेपर का नाम है राहुल गांधी इन मास मूवमेंट। तो इसकी हम 7वीं यूनिट को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियन नेशनल आर्मी। इससे पहले हम इसके 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अभी हम इसके तीसरे और आखिरी पार्ट को देखने जा रहे हैं। आई होप आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। आगे के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं उनको और देख लेते हैं। तो इसमें आगे के हम क्वेश्चंस करेंगे 31 to 42। ये इसका लास्ट पार्ट होगा। क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा कथन सही है। तो ये स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग? भारतीय राष्ट्रीय सेना, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, या कहिए आजाद हिंद फौज। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट है, उनको आपको देखना है। जैसे कि आईएनए के आधारभूत रूप में संगठित करने का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को पुनर्गठित किया। इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका हो जाएगा सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो देखेंगे तो आईएनए का मैंने आपको बताया ही था कि ये जो रास बिहारी बोस हैं उन्होंने इसको मतलब एक जो बेस बना के दिया है, किसका? इसका सेना का, आईएनए का, वो रास बिहारी बोस ने ही दिया था। रास बिहारी बोस को आपको पता ही है कि ये जब हुआ था दिल्ली वाला जो हार्डिंग पे बम फेंका गया था, तब से ये देश से बाहर आ गए थे। उसके बाद इन्होंने यहाँ से यानी कि विदेश से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। उसी के रूप में इन्होंने आईएनए के जो आधारभूत रूप में संगठित करने का श्रेय दिया जाता है वो रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अच्छा, अब जो वो थी जो सेना उन्होंने इकट्ठी की थी, उसके जो कैप्टन थे उनका नाम था मोहन सिंह। तो पहले वो ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, जब जापान ने उनको अरेस्ट कर लिया, जर्मनी जापान ने, उसके बाद वो आजाद हिंद फौज के भी कैप्टन बन गए मतलब। तो इस तरीके से देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। फिर है कि सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को पुनर्गठित किया। जी बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जून 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस टोक्यो आते हैं तो जापान के राजा भी तोजो उनका स्वागत करते हैं वहां। उसी दौरान यानी कि जून में ही रास बिहारी बोस इनको दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं इसका संचालन, किसका? आजाद हिंद फौज का, या कह लीजिए आईएनए का। तो इस तरीके से इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? अच्छा जी, ये तो बात है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की। आप एक बार कमेंट में बता दीजिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं और पहली यूनिट का भूल गए हैं, आपको रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप छठी यूनिट पर आ गए हैं तो पहली यूनिट को भूल जाएं। ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप बहुत कम टाइम में कवर करना चाहते हैं और क्विक रिवीजन चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है बुक्स बुक्स के बारे में, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो गांधी जी के बारे में। वो एक सेपरेट वीडियो है, वो ऐसे एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, वो ऐसे कुछ मुझे लगता है लगभग 10 मिनट की एक वीडियो है। तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, उससे आपको सारे फैक्ट्स एक जगह इकट्ठे मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन है तो आप वहां जाके देख सकते हैं और उसके बाद मुझे बताइए कमेंट में। जिसने देख रखा है, जिसको याद है, वो जरूर कमेंट में एक बार लिखे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए, फिलहाल तो हम पूछने जा रहे हैं कि महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, इनमें से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। तो सीआर दास को सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की टोक्यो में, बर्लिन में, सिंगापुर में, रंगून में। गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा किसने की? रास बिहारी बोस ने, कैप्टन मोहन सिंह ने, जनरल शाहनवाज ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत को किसने मान्यता नहीं दी? तो देखिए, आपने पता नहीं ध्यान दिया था या नहीं दिया था। तो मैंने उस दौरान आपको बताया था कि जब अस्थायी सरकार की घोषणा हुई थी सिंगापुर में, और वहां पे दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, तो जो एक अस्थायी सरकार थी उसको 9 देशों ने स्वीकृति दी थी। वो 9 देश कौन थे, वो आपको नोट कर लेना था। फिर भी देख लेते हैं, चलिए अभी तो आप गेस कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उन 9 देशों में जो थे मान्यता देने वाले, उनमें थे जर्मनी, जापान, इटली, वर्मा, फिलीपींस, कोरिया, चीन और आयरलैंड। तो इन 9 देशों ने अस्थायी सरकार को मान्यता दी थी, जबकि अमेरिका इसमें नहीं आया। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं इसका अगला प्रश्न। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। बात है दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरा विश्व युद्ध चला है 1939 से 1945 तक, यानी कि 1939 से 1945 तक। तो उसमें जैसे कि आपने देखा है कि जर्मनी जापान के साथ सुभाष चंद्र बोस थे, और हमने अभी पिछले एक क्वेश्चन में भी देखा कि जापान के साथ इनको आत्मसमर्पण करना पड़ा था, किसको, आजाद हिंद फौज को। तो उसके बाद क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस कहीं और कुछ वो देखने जाते हैं हेल्प के लिए। मतलब वो कुछ और तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस दौरान वो अपनी एक हवाई यात्रा पे निकलते हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर में बैठ के वो जा रहे होते हैं कहीं, और वहीं रास्ते में उनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी हम देख पाते हैं कि 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप पर उन ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु हो गई थी एक हवाई यात्रा के दौरान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आगे बने, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात ये है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने जापान पे बम गिरा दिए थे। और जापान पे बम गिराने की वजह से जापान हार गया था, जापान ने घुटने टेक दिए थे। उसी की वजह से जर्मनी भी हार ही गया था धीरे धीरे। तो उसी की वजह से आप देखेंगे कि बाद में आत्मसमर्पण जब किया गया इनके सामने, ब्रिटिश सेना के सामने, तो वहीं से इन्होंने उन तीनों लोगों को पकड़ के, कौन कौन, शाहनवाज, सहगल और ढिल्लो, उनको वहां से अरेस्ट कर लिया गया और उन पर लाल किला मुकदमा चलाया गया। ठीक है, चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस का महान पलायन किस वर्ष हुआ? 1940, 1939, 1941, 1942। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1941। तो देखिए, महान पलायन की ये बात कर रहे हैं उस दौरान की, जब मैंने आपको बताया कि 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फिर इनको 1940 में अरेस्ट कर लिया गया था। अरेस्ट करने के बाद इनको उसी घर में, इनके ही घर में नजरबंद रखा जा रहा था। तो वहीं से क्या करते हैं ये कि उनको चकमा देते हुए निकल जाते हैं, और वहां से ये निकल कर के पहुंचते हैं पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से मॉस्को, मॉस्को से फिर जर्मनी पहुंच जाते हैं। वहां से नो हिटलर इनको हेल्प देने की बात करता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि उस महान, मतलब वो जो डेट थी जिस डेट को वहां से निकले, वो कौन सी थी? तो देखिए, वो डेट थी 26 जनवरी 1941। तो आप इसको नोट करके रखिएगा, 26 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस का महान पलायन है। तो ये पलायन क्या है, ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि 1941 में जब वो, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, तब वो वहां से ब्रिटिश अधिकारियों को चकमा देते हुए वहां से निकल गए थे, अपना गेटअप चेंज करके। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सुभाष चंद्र बोस के विषय में सही हैं? इसको आपको गलत नहीं करना है। उनका जन्म 23 जनवरी 1891 को हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे। अब इनमें से बताना आपको कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो देखिए, सही जवाब पे पहुंचने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एलिमिनेशन करा देती हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ क्या, कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ है।
1897, कटक उड़ीसा में। और इनके पिता का नाम था जानकीनाथ बोस। तो इस तरीके से तो स्टेटमेंट 3 ठीक हो जाता है। और आजाद हिंद फौज कह लीजिए या भारतीय राष्ट्रीय सेना कह लीजिए या आईएनए कह लीजिए, इसके संस्थापक थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से इनके रिगार्डिंग ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, 2 और 3। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 और 3 ही केवल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उनका जन्म 23 जनवरी 1891 नहीं, 23 जनवरी 1897 में हुआ था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की? बर्लिन, कलकत्ता, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है बर्लिन। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर, या हिंदी में कहें तो स्वतंत्र भारत केंद्र, एक संगठन था जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1941 में, यानी कि 2 नवंबर 1941 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वतंत्र भारत केंद्र या फ्री इंडिया सेंटर था, इसका गठन किया गया। अच्छा, ये क्यों गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था विदेश में, यानी कि विदेशों में भारत की स्वतंत्रता के समर्थन जुटाने के लिए, जर्मनी में रहने वाले भारतीयों को संगठित करने के लिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, और भारतीय युद्धबंदियों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए। आगे देखेंगे तो इसी के हेल्प से वो आजाद हिंद फौज का गठन कर पाए। उसके अलावा जितने भी भारतीय जर्मनी में रह रहे थे उन सबको वो एक साथ ला पाए। उसके अलावा वो इसके लिए लोगों को तैयार कर पाए कि हमें भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्र भारत केंद्र कहिए या फ्री इंडिया सेंटर कहिए, इसकी स्थापना बर्लिन में हुई थी और की किसने है? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको कब कहा था देश नायक? तो जब बात है 1939 की, जब सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच थोड़ा सा मतभेद चल रहा था, जब गांधी जी कह रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया को जिताना चाहिए, वो अध्यक्षता करेंगे, जबकि लोगों ने वोट दिया था सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में, तब गांधी जी ने कहा था पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक है, तो उसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको देश नायक, राष्ट्र का नेता कहकर संबोधित किया था। तो देखिए यहाँ उनको कहा गया देश नायक, और जो बर्लिन में फिर उनको कहा गया था क्या? नेताजी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इस बात को याद रखेंगे कि उनको नेताजी कहा है जर्मनी में, देश नायक कहा है उनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता उन्होंने कहा है सुभाष चंद्र बोस ने कहा है किसको? महात्मा गांधी को। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय गुमशुदगी की जांच किस आयोग द्वारा की गई थी? जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि फार्मोसा द्वीप पे 18 अगस्त 1945 को वो हवाई यात्रा में उनकी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उनका विमान। हालांकि उसका नहीं पता चला किसी को, क्योंकि उनकी डेड बॉडी नहीं मिली किसी को। तो कुछ लोगों का मानना था कि उनकी मृत्यु हो गई, कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, उनकी मृत्यु नहीं हुई है। तो इसी के चलते कुछ कमीशंस बिठाए गए, कुछ आयोग बिठाए गए, ताकि उनकी जो रहस्यमय गुमशुदगी हुई है उसकी जांच की जा सके। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा था आयोग जिसको बिठाया गया था? हंटर आयोग, नेहरू आयोग, मुखर्जी आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुखर्जी आयोग। तो देखिए इनकी गुमशुदगी के लिए 3 जांच बैठाई गई थी। एक तो थी शाहनवाज कमेटी 1956 में, फिर खोसला समिति बैठाई गई 1970 में, उसके बाद मुखर्जी कमीशन या मुखर्जी आयोग बैठाया गया 1999 में। तो इस तरीके से जो मुखर्जी आयोग संबंधित है वो उनकी गुमशुदगी या मृत्यु की जांच के आयोग से संबंधित है। ये क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस की वायुयान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? 1944,
1946, 1945, 1950। तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि ये बात है 18 अगस्त 1945 की। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1945। तो फार्मोसा द्वीप पे 1945, 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप पे माना जाता है कि हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो फिर वापस नहीं लौटे। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, उसको और देख लेते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? बटुकेश्वर दत्त, रास बिहारी बोस, राम प्रसाद बिस्मिल या सूर्य सेन? तो ये तो देखिए बिल्कुल ऐसे ही एलिमिनेट कर पाएंगे आप बहुत आसानी से। सूर्य सेन तो चटगांव से संबंधित है, राम प्रसाद बिस्मिल भी इनसे संबंधित नहीं है, और बटुकेश्वर दत्त तो जो ये भी अलग चीज से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। तो ये बोस एक गलत लिखा हुआ है, इग्नोर इट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था, किसको? सुभाष चंद्र बोस को। इस तरीके से हमारी जो ये 7th यूनिट है ये हो जाती है कंप्लीट। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपके एग्जाम से पहले ही 8 यूनिट भी लेकर आऊंगी, और अगर लगेगा टाइम कम है तो एक दिन में मैं 2 वीडियो भी अपलोड करूंगी। तो आप कोशिश करें कि उसको देखते रहें।